हेलो दोस्तों, डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की क्लास चल रही थी, यानी कि स्पेस साइंस जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने बात की थी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उपग्रह किसने भेजा और सबसे पहले स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत किसने की, ये सब बातें हमने पहली क्लास में की थी। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन बता दूं आपको कि सबसे पहले जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसकी शुरुआत किसने की, रशिया ने की। ठीक है, और रशिया ने ही सबसे पहले क्या किया है, रशिया ने ही सबसे पहले जीवित प्राणी को स्पेस में भेजा था। तो आज हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वो लेके चलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान की। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी। तो भारत के लोगों ने क्या किया, भारत के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो सब हम बातें करने वाले हैं। यदि हम भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे अहम नाम रहता है डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने और होमी जहांगीर बाबा जी ने दोनों ने मिलकर के भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहा, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है स्पेस प्रोग्राम के पितामह। तो आपका यदि क्वेश्चन आता है कि स्पेस प्रोग्राम के पितामह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। तो देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इन्होंने जाकर के जो अपने देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए। उनसे बोला कि हमें भारत में भी स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत करनी चाहिए। तो फिर उनकी बात पर ध्यान देते हुए तो 1962 में क्या हुआ, अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए, कब 1962 के अंदर अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए भारत में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का क्या नाम था, उस कमेटी का नाम था इंस्कोपार। तो देखो, जब स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जब भारत में सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई तो उसके कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था इंस्कोपार। और उसकी अध्यक्षता किसने की, उसकी अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री जी के पास गए थे, तो अध्यक्षता कौन करेंगे, वहां तब के प्रधानमंत्री ही करेंगे। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में जो स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी वो उस टाइम हुई थी जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो देखो, उसके बाद आपको जो इंस्कोपार संस्था है, जो कमेटी है जिसका गठन किया गया था, तो उसका आपको पूरा नाम भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसका पूरा नाम है, देखो, इंस्कोपार का पूरा नाम है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, तो भारत की ऐसी कमेटी जो स्पेस अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर रिसर्च करेगी। तो देखो, और 1962 में तो क्या हुआ, इंस्कोपार कमेटी का गठन कर दिया गया। उसके बाद 1963 के अंदर केरला के थुम्बा में क्या किया, एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम तैयार किया और जिसका नाम क्या रखा, टर्ल्स। क्या नाम रखा, जिसका नाम क्या रखा, टर्ल्स। ठीक है, और ये कौन सी जगह में किया गया, थुम्बा के अंदर किया गया। तो इसका आपको टर्ल्स का पूरा नाम भी याद रखना है। तो टर्ल्स, टी से क्या आ गया आपका, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। तो थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग सिस्टम, टर्ल्स। तो देखो, 1963 में क्या किया, केरला के थुम्बा के अंदर एक लॉन्चिंग सिस्टम, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की शुरुआत की। अब देखो, जो ये टर्ल है, टर्ल का अब वर्तमान में क्या नाम है, टर्ल का वर्तमान में नाम है VSSC, यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्या नाम रख दिया इसका अब, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो अपने भारत में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत किन्होंने की, विक्रम साराभाई जी ने की, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान के पितामह बोला जाता है। तो इंस्कोपार की शुरुआत की और उसकी अध्यक्षता किन्होंने की, उसकी अध्यक्षता की प्रधानमंत्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इंस्कोपार का पूरा नाम है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और थुम्बा के अंदर 1963 में टर्ल की स्थापना कर दी, और वर्तमान में इसका नाम क्या है, वर्तमान में इसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब देखो, जो टर्ल है, टर्ल ने क्या किया, टर्ल बनाया तो वो उसका कुछ ना कुछ तो काम करेगी ना, तभी तो बनाया उसको। टर्ल ने क्या किया, अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। अब जो पहला रॉकेट था वो कैसा रॉकेट था, साउंडिंग रॉकेट। कैसा रॉकेट था, साउंडिंग रॉकेट। टर्ल ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट तैयार किया, और टर्ल का अब नाम क्या है, टर्ल का अब नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्या नाम है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और ये कहां पर है, ये है आपका थुम्बा के अंदर। कहां पे है, थुम्बा के अंदर।
और देखो ये साउंडिंग रॉकेट है, इसका नाम क्या था, साउंडिंग रॉकेट था, इसका नाम दिया नाइक अपाचे। क्या नाम दिया, नाइक अपाचे। और देखो ये रॉकेट है, ये रॉकेट बनाया किसने था, तो ये रॉकेट बनाया था यूएसए की मदद से, यूएसए ने बनाया था रॉकेट। और जो इसका नाम रखा साउंडिंग रॉकेट था, इसका नाम रखा नाइक अपाचे। और देखो साउंडा का मतलब क्या है, साउंडा का मतलब होता है जांच पड़ताल। तो देखो कुछ भी रॉकेट को अपने भेज रहे हैं स्पेस के अंदर तो वो कुछ ना कुछ जांच पड़ताल करेगा, तो साउंडा का जो अर्थ है वो क्या है, जांच पड़ताल। अब साउंडिंग रॉकेट है वो क्या करेगा, हमारे को क्या कर रहा था, ये हमारे को जलवायु की या वायुमंडल की जानकारी दे रहा था। तो भारत ने जो हमारा पहला रॉकेट भेजा वो क्या था, उसका नाम था नाइक अपाचे, और वो किसकी हेल्प से बनाया था, यूएसए की हेल्प से बनाया था। और साउंडा का मतलब क्या है, जांच पड़ताल। अब उसके बाद देखो बात आती है 15 अगस्त 1969। तो 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है आपका स्वतंत्रता दिवस। और 15 अगस्त 1969 में क्या हुआ, इसरो की स्थापना हुई। तो ये इंपॉर्टेंट लगा के याद रख लेना कि इसरो की स्थापना कब की गई, इसरो की स्थापना की गई 15 अगस्त 1969। देखो इसरो की स्थापना कब की, 15 अगस्त 1969। अब इसरो का पूरा नाम क्या है, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी इसरो की फुल फॉर्म होगी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर, जो कर्नाटका में पड़ता है। और इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो हमारे स्पेस सेंटर के पितामह किसको बोला जाता है, स्पेस प्रोग्राम के पितामह बोला जाता है विक्रम साराभाई जी को। और जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और डॉक्टर विक्रम साराभाई है जो उनके नाम पे जो टर्ल है उसको उनके नाम पे रख दिया है। और अब प्रेजेंट में हमारे जो इसरो के चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट में है एस सोमनाथ। क्या है, एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ आपके नए आए हैं, किसके स्थान पे आए हैं, के सिवान के स्थान पे। ठीक है, के सिवान के स्थान पर कौन आए हैं, एस सोमनाथ आए हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक किसा बोला जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को बोला जाता है। अब देखो उसके बाद देखो जब हमारी इसरो की स्थापना हो गई तो फिर भारत ने क्या किया, पहला उपग्रह लॉन्च किया। और ये कैसा था, कृत्रिम उपग्रह, पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया। कब किया, ये डेट आपको याद रखनी है, 19 अप्रैल 1975। कब किया, 19 अप्रैल 1975 को पहला जो कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया। और उसका नाम क्या रखा गया, आर्यभट्ट। क्या नाम रखा गया, आर्यभट्ट। और उसके बाद जो हमारे भारत में जो जो चेयरमैन थे, थर्ड नंबर पे आपका जो पॉइंट है याद करने के लिए, तो वो है सतीश धवन। तो सतीश धवन है जी, इनका जो कार्यकाल था सबसे लंबा था। तो आपसे पूछा जाए कि इसरो के सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था सतीश धवन। क्या नाम था, सतीश धवन। तो सतीश धवन जी का कार्यकाल था 1972 से लेकर के 1984 की तक। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सतीश धवन का। और 10th नंबर के थे के सिवान। और के सिवान की जगह अब किसने ले लिया है, के सिवान की जगह अब ले ली है एस सोमनाथ ने। और के सिवान के बारे में याद रख लो क्योंकि इनकी लीडरशिप में चंद्रयान 2 को भेजा गया था, है ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तमिलनाडु के अंदर के सिवान जी का जन्म हुआ है। और चंद्रयान 2 को किनकी लीडरशिप में भेजा गया था, के सिवान की लीडरशिप में चंद्रयान 2 को भेजा गया था। तो चंद्रयान 2 है, इसके बारे में भी हम सारी बातें करेंगे। तो आपका जो रिमोट सेंसिंग वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर अपने ये सभी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जितने भी अपने इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको सबको अपने क्लास में करेंगे। तो देखो, और ये जो के सिवान है इनको 2019 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और ये जो अवार्ड दिया था, ये अवार्ड किसने दिया था, ये अवार्ड भारत की सरकार ने दिया। ये अवार्ड दिया है तमिलनाडु की सरकार ने। कहाँ की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, के सिवान का जन्म हुआ था तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु की सरकार ने ही इनको चंद्रयान 2 के भेजने के कारण और इनको APJ अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया था। और वर्तमान में हमारे कौन है इसरो के, कि एस सोमनाथ। और इनके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद बात आती है भारत के जो प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। भारत में जो प्रमुख केंद्र हैं, सबसे पहले देखो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आ गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इसका कहाँ पे है, ये है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम। और ये कहाँ पे पड़ता है आपका, केरल के अंदर। और यहाँ से क्या किया जाता है, यहाँ से लॉन्चिंग की जाती है, रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है, प्रमोचन यान किया जाता है, यानी कि रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है। उसके बाद आपका आ गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र।
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसको शॉर्ट में क्या बोला था, शार, क्या बोला था, शार, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, ये है हमारा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर। और जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। और यहाँ से भी क्या किया जाता है, यहाँ से उपग्रह प्रमोचन किए जाते हैं, यानी कि सैटेलाइट है, सैटेलाइट को भेजा जाता है। और यहाँ से क्या किया जाता है, यानों को भेजा जाता है। और ये जो सतीश धवन जो केंद्र है ये किस झील के किनारे स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जिस झील के किनारे स्थित है उसका नाम है पुलिकेट झील। किस झील के किनारे स्थित है, पुलिकेट झील के किनारे स्थित है। तो याद रखना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो वो पुलिकेट झील के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जहाँ पे उसके बारे में प्रयोग वगैरह करते हैं तो वो कहाँ स्थित है, अहमदाबाद के अंदर। और पोलैंड के विकास के लिए, इसका क्या काम है, पेलोड के विकास के लिए। जैसे जो भी अपने अंतरिक्ष में अपने स्पेस प्रोग्राम अपना करते हैं तो उसका जो पेलोड है उसका तैयार कहाँ किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है अहमदाबाद के अंदर। मतलब पेलोड का मतलब समझ गए ना, जो भी उसका वजन हो गया, लोड, लोड तो समझते हो, लोड माने क्या हो गया, भार। अब जो भी लोड वगैरह है, जितना भी उस पे भार वगैरह भेजना है, तो पे लोड का काम कहाँ किया जाता है, पे लोड का जो विकास किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, अहमदाबाद के अंदर। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा सुदूर संवेदन, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। अब देखो ये रिमोट सेंसिंग वाला आ गया जो आपके टॉपिक दे रखा है कि रिमोट सेंसिंग। तो देखो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, यहाँ ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। ये कहाँ है, हैदराबाद में। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, इसका पूरा नाम हो गया NRSC, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य देखो क्या है, इसका उद्देश्य है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भेजना। जिस भी सैटेलाइट को अपने रिमोट से हम क्या कर सकते हैं, रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, NRSC में, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। देखो रिमोट सेंसिंग होता क्या है, रिमोट सेंसिंग के बारे में आप पढ़ लो। जब किसी चीज को भौतिक रूप से स्पर्श किए बिना, यानी कि उसको भौतिक रूप से स्पर्श नहीं करना, उसको स्पर्श किए बिना जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग। जब भौतिक रूप से स्पर्श किए बिना जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। अब उसके बाद आता है 5th नंबर पे मुख्य नियंत्रण सुविधा। क्या आता है, मुख्य नियंत्रण सुविधा। तो ये कहाँ पे है, हासन में, हासन कर्नाटक के अंदर पड़ता है और भोपाल MP के अंदर पड़ता है। इन दोनों जगह पर क्या है, मुख्य नियंत्रण सुविधा। तो जो मुख्य रूप से उसका नियंत्रण किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, हासन से और भोपाल से। भोपाल MP में स्थित है और हासन आपका कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक के अंदर। उसके बाद आपका आता है इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स। क्या आता है, इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स। और ये जो कहाँ पे स्थित है कॉम्प्लेक्स, ये स्थित है आपका तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर भी आपको याद रखनी है महेंद्रगिरी पहाड़ी के पास। कहाँ पे स्थित है, महेंद्रगिरी पहाड़ी के पास। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्रायोजेनिक ईंधन होता है ना उसका निर्माण किया जाता है। क्रायोजेनिक ईंधन है, इसके बारे में आपको आगे की क्लास में बताऊंगा कि क्रायोजेनिक ईंधन होता क्या है। ठीक है। और 7th नंबर पे आपका आ गया एट्रिक्स। एट्रिक्स भी आपकी एक संस्था है और ये आपकी क्या है, एट्रिक्स आपकी वाणिज्यिक इकाई है। क्या है, वाणिज्यिक इकाई। यहाँ पे मतलब जो खर्चा वगैरह है उसके बारे में ध्यान में रख के जो उसका ही कार्यक्रम जो होता है वो एट्रिक्स के अंदर आता है। तो एट्रिक्स है, उसकी स्थापना कब की, 1992 के अंदर। तो वाणिज्यिक इकाई से समझ गए ना बात। एट्रिक्स क्या है, आपकी वाणिज्यिक इकाई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर। और 2008 में लघु रत्न कंपनी का अवार्ड दिया, किसको दिया, एट्रिक्स को। कौन सा अवार्ड दिया, लघु रत्न कंपनी का अवार्ड है वो दिया एट्रिक्स को। तो हमने अभी तक जितने भी जो केंद्र देखे उनको हम एक मैप की सहायता से समझ लेते हैं। तो ये आपका भारत का मैप हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में जो आपका है महेंद्रगिरी पहाड़ी पर। क्या है, महेंद्रगिरी पहाड़ी पर, तमिलनाडु पे जो महेंद्रगिरी पहाड़ी है वहां पे आपका इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स स्थित है। इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में महेंद्रगिरी पहाड़ी पर। और इसका काम क्या है, क्रायोजेनिक ईंधन बनाना, क्रायोजेनिक ईंधन बनाना। तो मैंने ये आपको बात बताई थी कि क्रायोजेनिक यानी कि द्रव परनोदक या क्रायोजेनिक ईंधन ये कहाँ बनेगा, आपका तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद एट्रिक्स के बारे में बताया अभी। एट्रिक्स जो वाणिज्यिक इकाई है और कहाँ पे, ये बेंगलुरु के अंदर। एट्रिक्स बेंगलुरु के अंदर।
उसके बाद देखो, उसके बाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है अहमदाबाद के अंदर। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे है? अहमदाबाद में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद के अंदर। और जो भोपाल है, भोपाल के अंदर मुख्य नियंत्रण सुविधा है, जो हासन और भोपाल दोनों में मिलाकर के जो मुख्य नियंत्रण सुविधा है वो कहाँ स्थित है? हासन और भोपाल दोनों जगह पर क्या स्थित है? मुख्य नियंत्रण सुविधा। और तिरुवनंतपुरम है, वहां पे क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम के अंदर। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा के अंदर। तो ये जो बातें थी, ये बातें आपकी स्पेस सेंटर से जो आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने बात की। आशा करता हूं कि आपको अच्छी से समझ में आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिनको जरूरत है उनके पास जरूर हमारा ये कंटेंट भेजें। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।